तो संविधान की प्रस्तावना से आज आपको क्वेश्चन करना है। और यहाँ पे देखिए जो पहला प्रश्न जो है प्रस्तावना से संबंधित जो सबसे पहला जो स्टार्ट जो होता है वही है। क्या है पढ़िए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ध्यान में रखेंगे हमारे सब प्रस्तावना में क्या है, धर्म निरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष है, ठीक है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समान क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा को आज, ठीक है, डैश एदत्त द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मकृत करते। एक्स का अर्थ क्या है? मतलब यहाँ पे जो तारीख जो छूटा हुआ है वो तारीख कौन सा होगा प्रस्तावना में? कौन सी तारीख दी हुई प्रस्तावना में? क्या छब्बीस बताएंगे? नवंबर 1949 तक। 26 नवंबर बिल्कुल ठीक है। तो क्या सब प्रस्तावना में जो तारीख जो वर्णित है कौन सी तारीख है? तो 26 नवंबर 1949 की तारीख आपके प्रस्तावना में वर्णित है, ठीक है। ध्यान रखें कुछ शब्द भी दिए हुए जो कि ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, तो क्या ही बात करूं इस पे, ठीक है। पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य धर्म और राजनीति का अलगाव, अर्थात राज्य धर्म में से तटस्थ रहेगा, मतलब किसी भी धर्म को राज्य जो है पक्ष नहीं लेगा, फेवर नहीं करेगा, उसका मतलब क्या होता है, पंथ निरपेक्ष होता है, ठीक है। बाकी लोकतांत्रिक गणराज्य, तीन तरह का आपको न्याय की बात करेंगे। कौन कौन सी न्याय हमें प्रस्तावना में कौन कौन से न्याय आपको देखने को मिलता है, तो क्या बताएंगे? सामाजिक, आर्थिक सामाजिक, और आर्थिक और राजनीतिक। बिल्कुल। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और न्याय प्रस्तावना में राजनीतिक। तीन प्रकार के आपको न्याय है। स्वतंत्रता की बात करेंगे, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता आपको दिख जाती है, क्या बताएंगे? फाइव, पांच, फाइव, पांच बिल्कुल प्रकार। 5 प्रकार की स्वतंत्रता आपको प्रस्तावना में दिखती है। कौन कौन है? ठीक है, विचार की, विचार, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति विश्वास, की, धर्म और विश्वास, उपासना की धर्म, विश्वास स्वतंत्रता। उपासना। धर्म उपासना। बिल्कुल ठीक है। उपासना की अ, स्वतंत्रता। विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, विश्वास धर्म की, की और धर्म उपासना और की उपासना स्वतंत्रता की है, ठीक है। स्वतंत्रता। समता कितने प्रकार के हैं? तो 2 प्रकार के प्रतिष्ठा और समता है, अवसर ठीक की है। क्षमता। अवसर और प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, बहुत अच्छे बच्चे, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं जो तारीख जो है 26 नवंबर 1949 है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, ठीक है। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, क्या बताएंगे? 2006 विक्रमी, ठीक है, मतलब विक्रम संवत के बारे में चर्चा की गई। 2006 विक्रमी है, इसको ध्यान में रखना। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय, स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व को उसी क्रम में किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे न्याय कितने प्रकार के, 3 प्रकार के न्याय हैं, ठीक पांच है। प्रकार स्वतंत्रता की बात की। करेंगे 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। 5। क्षमता की दो बात करेंगे प्रकार तो की 2 प्रकार की समता। समता 2। है। और 1 प्रकार का भ्रातृत्व है, ठीक है। जैसे अभी ऊपर में बताया ना, भ्रातृत्व क्या है? तो बंधुत्व। समता 2 प्रकार के, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको ध्यान रखना, भ्रातृत्व तो एक ही है। अब आते हैं लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है इंडियाज पीपल सॉवरेनिटी बिकॉज, ठीक है, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विंग्स विद द वर्ड्स, ठीक है। मतलब क्या चीज से संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है, तो क्या बताएंगे देवी और सजनों? क्या बताएंगे? विद द वी द पीपल ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम हम भारत के भारत हम लोग। के भारत लोग, के लोग। ठीक है। इससे संविधान की प्रस्तावना क्या होती है, शुरुआत होती है, ठीक है, हम भारत के लोग से। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सही क्रमबद्ध वर्णन है, ठीक है। तो बताइए क्या है? प्रभुत्व, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, अभी संप्रभु पंथ निरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, या फिर पंथ निरपेक्ष समाजवादी संप्रभु गणराज्य लोकतांत्रिक, या फिर बताना है लोकतांत्रिक गणराज्य संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष, क्या सही है? तो संप्रभु ध्यान रखिएगा, तो आपका पहला नंबर ऑप्शन सही, क्योंकि हमारे प्रस्तावना में सबसे पहले संप्रभु है, समाजवादी है, फिर पंथ निरपेक्ष है, फिर आपका लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो ऑप्शन नंबर की बात करेंगे तो ए जो है आपका सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? धार्मिक न्याय। इकोनॉमिक जस्टिस नहीं है सर। ये लड़की का नाम क्या है? देविका है, ये भाग जाती है 5 मिनट क्लास में आने के बाद, नहीं आई। काव्या आई है, धार्मिक न्याय इन नहीं, सबको मैं ढूंढते रिलीजियस, रहता हूँ, रिलीजियस ठीक जस्टिस है। नहीं है सर। तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो ध्यान में, रिलीजियस जस्टिस नहीं है, ठीक है। 3 प्रकार के रिलीजियस न्याय कौन कौन जस्टिस से नहीं। न्याय हैं? सोशल, सामाजिक, आर्थिक और पॉलिटिकल राजनीतिक। और इकोनॉमिक, ठीक है, ध्यान रखना है। रिलीजियस जस्टिस की बात नहीं है, ठीक है, नहीं। ध्यान में रखना है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस हैव बीन
इंसाइड इन द प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब संविधान, भारत के संविधान की उद्देशिका में थ्री कितने टाइप्स, प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, तो क्या बताएंगे? सामाजिक, आर्थिक और तीन राजनीतिक, प्रकार। 3 प्रकार। हाँ, 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, ठीक है। और राजनीतिक। भारतीय राजनीतिक संविधान की आर्थिक। प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई, बताइए? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, डी नंबर ऑप्शन होगा। रूसी। आप क्यों नहीं बोलते हैं? रूसी नाम है आपका, क्यों नहीं बोलते आप? अभिषेक बोला कि जब निधि, क्यों नहीं बोलती आप? हाँ, तो क्या बताएंगे? सामाजिक, सोशल, आर्थिक और इकोनॉमिक एंड राजनीतिक, पॉलिटिकल। ठीक है। सोशल, सॉरी, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, किधर क्या? डी नंबर ऑप्शन, ठीक है, डी ध्यान में ऑप्शन। रखना। अब आते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रस्तुत न्याय शब्द वे अभिव्यक्त करता है। न्याय शब्द का मतलब क्या हो गया? तो क्या है न्याय शब्द? वही हो गया, ठीक है। 3 प्रकार की न्याय है, कौन कौन सी न्याय है? तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक। राजनीतिक न्याय, ठीक है। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में समाविष्ट नहीं है, मतलब क्या चीज जिसमें नहीं शामिल है, सो बताना है। विश्वा आर्थिक विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इकोनॉमिक है, लिबर्टी विश्वास की नहीं है, स्वतंत्रता आर्थिक है, न्याय ठीक है। है। इकोनॉमिक लिबर्टी है क्या? नहीं है, ठीक है। नहीं, तो आर्थिक न्याय आर्थिक है। स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है। आर्थिक स्वतंत्रता आर्थिक रहता तो न्याय आप है। कल ही बोलोगे कि हम टैक्स नहीं देंगे, बोलोगे ना नहीं। आप, हम टैक्स नहीं देंगे, ठीक है। तो नहीं, आर्थिक न्याय की बात की गई है, लेकिन क्या है? आर्थिक आर्थिक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता नहीं, नहीं। तो सब कहेगा भाई साहब हमको तो आर्थिक स्वतंत्रता मिला हो तो मैं टैक्स क्यों दूं, फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो ध्यान, व्यक्ति की गरिमा है, प्रतिष्ठा की अवसर है, या फिर प्रतिष्ठा की समानता, सॉरी, और राष्ट्र की अखंडता है। लेकिन सोशल इक्वलिटी, सामाजिक समानता के बारे में भारतीय संविधान की उद्देशिका में, उद्देशिका अगर बोला हो नहीं। तो प्रस्तावना को उद्देशिका कहते हैं, तो यहाँ पे सामाजिक समानता जो है नहीं है, ठीक है। हम्म। अब कल क्या कीजिएगा ना, कोई आदमी ना बिना देखे हुए एक बार प्रस्तावना पढ़कर सुनाइएगा, ठीक है। किसी को याद है संविधान का प्रस्तावना यस सर, पूरा, हमको याद है सर। बिना देखे हुए? जी सर। जी हाँ, सर। ठीक है। पहले हम लोग बचपन में थे ना, तो हम लोग तो सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो वहां पे गवर्नमेंट स्कूल में जो था, तो हर किताब में ना संविधान की प्रस्तावना और एक नेशनल एंथम जो था, दोनों तरफ दी हुई रहती थी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो क्या बताएं कौन सा शब्द नहीं है? तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, डिग्निटी ऑफ ए पर्सन भी की बात करें वो भी है, फ्रीडम ऑफ वर्शिप भी है। फ्रीडम ऑफ वर्शिप मतलब उपासना की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा मतलब डिग्निटी ऑफ पर्सन, जैसे हम लोग को जीवन जीने का अधिकार है। कैसा जीवन जीने का अधिकार है? कैसा बताया था ना मैं? गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। कैसा? जय माता। गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, डिग्निटी। ठीक है। आपकी गरिमा है तब ना, कोई डिग्निटी। आपको गाली दे दिया या फिर कुछ आपके बारे में उल्टा सीधा किया तो आप लोग क्या करते हैं? मानहानि का मुकदमा कर देते, नहीं? क्योंकि मानहानि का मुकदमा इसलिए करते क्योंकि उस व्यक्ति ने, फलना व्यक्ति ने हमारे गरिमा को क्या किया है? मिशन एसडीएम, माइक मत कीजिए, बहुत ही को हो रहा है, ठीक है। उस व्यक्ति ने हमारे गरिमा को मतलब क्या किया है? चोट पहुंचाया है, ठीक है, ध्यान में रखना। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करें, अवसर की समानता, आर्टिकल्स कौन सा अवसर की समानता का? 16। 16। 16, ठीक है, ध्यान रखना है, 16 की बात करेंगे, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करेंगे, हमारे यहाँ नहीं है, ठीक है। अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो बता दीजिए कौन सा शब्द नहीं है। डेमो तो ध्यान में रखना है कौन सा शब्द फेडरल नहीं है, नहीं, तो ध्यान में रखना फेडरल। फेडरल शब्द फेडरल नहीं है, नहीं। ठीक है, ध्यान में रखना है। फेडरल नहीं। तो फेडरल शब्द जो है नहीं है, फेडरल ठीक है। नहीं। कौन सा शब्द नहीं है? तो फेडरल शब्द की बात करेंगे तो हमारे प्रस्तावना में आपको नहीं देखने को मिलता है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फेडरल नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या, फेडरल नहीं तो क्या, हमारे प्रस्तावना में फेडरल नहीं है तो क्या है, क्या बताएंगे? जैसी मेरे क्रम से क्वासी फेडरल है। नहीं, क्वासी फेडरल कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, फिर गलत बात। इंडिया शैल बी, इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन तो ऑफ क्या हमारे स्टेट। संविधान में यूनियन है, ठीक है, क्या फेडरल नहीं है, ठीक है। फेडरल कहाँ का संविधान में है? बताया था मैं, कहाँ के संविधान में फेडरल है? अमेरिका अमेरिका यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक अमेरिका। है। भारतीय संविधान में लिखा हुआ है इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, मतलब भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। चलिए, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना। ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इंश्योर द
ऑल ऑफ इट्स सिटीजन, मतलब क्या करना है, सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करना, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करना, अवसर की समानता की बात करना, व्यक्ति के प्रतिष्ठा की बात करना, या फिर सारे ही है, क्या बताएंगे? तो ऑल ऑफ दीज है, ठीक है। हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना जो है सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, मतलब विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है जिसको हम लोग अवसर की समानता बोलते हैं, डिग्निटी ऑफ ए इंडिविजुअल की बात करता है जिसको हम लोग व्यक्ति की प्रतिष्ठा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो सारा ही क्या है आपके सही है, ठीक है, किसी प्रकार के इसमें कोई भी गलती नहीं है। भारत में समस्त राजनीतिक सत्ता का स्रोत क्या है? तो भारत के जनता ही की बात पब्लिक, करेंगे ना, ठीक है, पब्लिक है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना किससे शुरू होती है? द हम पीपल ऑफ भारत के लोग इंडिया। से। बिल्कुल, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग से संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है, इसलिए भारत में समस्त राजनीतिक सत्ता का केंद्र, मतलब द सोर्सेस ऑफ ऑल पॉलिटिकल भारत के पावर इज लोग, इंडिया इंटेंड इन द पब्लिक, ठीक है, मतलब किसमें है? पब्लिक में है, ठीक है, ध्यान रखना है, लोगों में नहीं थे। लोगों में, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन भारत में संप्रभु है, ठीक है, ध्यान में रखिए। तो भारत में संप्रभु की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री भी नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री संप्रभु क्यों नहीं है? अगर कभी कोई पूछेगा तो भारत के प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो सोवेरेन क्यों नहीं है, संप्रभु का? तो सिंपल प्रश्न ये है, अगर उनका लोकसभा में हो जाता है तो उसी दिन उनको प्रधानमंत्री के पद से त्याग देना पड़ेगा, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति भी संप्रभु नहीं है क्योंकि वे भी जनता के द्वारा चुने जाते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद जिसके शीर्ष पे प्रधानमंत्री, वो भी नहीं है। प्रधानमंत्री अगर मृत्यु अगर हो जाए या फिर प्रधानमंत्री त्याग दे दे तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का मोह मोह हो जाएगा, मतलब समाप्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री के हटते ही, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद पूरी रूप से क्या होगा? समाप्त हो जाता है, ठीक है। इसीलिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद रूपी जहाज का पायलट कहा जाता है प्रधानमंत्री को, ठीक है। अगर पायलट डूबा तो जहाज ऑटोमेटिक क्या होगी? डूब जाएगी, ठीक है। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग जो है, ध्यान रखिए, यही संप्रभु है, ठीक है। मतलब हम जिसे चाहे उसे बना सकते हैं। राष्ट्रपति को भी चुनने का हमें अधिकार है, हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति के वोट आप करते हो, लेकिन हम भारत के लोग जो है संप्रभु है, ठीक है। संसद भी संप्रभु नहीं है, ठीक है, संसद भी संप्रभु नहीं है, ठीक है। संप्रभुता एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव निहित है। तो भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता को सुनिश्चित और संरक्षित करने का भाव निहित कहाँ पे है? तो क्या बताएंगे, कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा, तो भारत के संविधान के प्रस्तावना में है, ठीक है। अब बताना है निम्नलिखित आदर्श और दर्शन में उन्हें चिन्हित कीजिए जो भारत के संविधान की उद्देशिका में प्रतिस्थापित है। क्या है? तो प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य तो है, समाजवाद भी है, पंथनिरपेक्ष भी है, पूंजीवाद और मुक्त व्यापार की बात करेंगे तो नहीं है, ठीक है। नहीं है। कैपिटलिज्म एंड फ्री ट्रेड के बारे में बात की गई है प्रस्तावना में, है कहीं पे पूंजीवाद और मुक्त व्यापार? तो नहीं है। तो ऊपर का दोनों सही है, बाकी तीसरा जो है आपका क्या है? गलत है। निम्न शब्दों पे आपको विचार करना है: समाजवादी, प्रजातांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, ठीक है। अरेंज करना है इसको, तो सबसे पहले कौन होगा बताइए? समाजवादी तो बाद में जुड़ा था, पंथ निरपेक्ष भी बाद में जुड़ा है, तो बताइए क्या होगा? क्या होगा? तो सबसे पहले सी होगा, प्रभुत्व संपन्न है, प्रजातांत्रिक है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो आपको धर्मनिरपेक्ष है, और उसके बाद सॉरी, सबसे पहले क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले प्रभुत्व संपन्न होगा, उसके बाद समाजवादी होगा, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष होगा, और उसके बाद लोकतांत्रिक होगा या फिर प्रजातांत्रिक होगा, ठीक है। दोनों वही है, अलग अलग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त नहीं हुआ? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट इन द प्रिम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? तो उदारवादी है क्या? मॉडरेट है क्या? ये सब नहीं है ना। सेकुलर तो है, सॉवरेन भी है, डेमोक्रेटिक भी है, लोकतांत्रिक जिसको कहते हैं, हालांकि ये शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, देखिए। इन कंटेस्ट ऑफ द इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ सेकुलर, भारत के संदर्भ में निम्न से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है, ठीक है। तो क्या बताएंगे, क्या लग रहा है सही इसमें? मतलब भारत के जो हेड ऑफ स्टेट कहते हैं ना, धर्मनिरपेक्ष, सॉरी, धर्मनिरपेक्ष संप्रभु में बता रहा हूं, मतलब भारत राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, देयर इज नो रिलीजन ऑफ स्टेट इन इंडिया। लेकिन मैंने बोला था भारत राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, लेकिन भारत एक नास्तिक राज्य नहीं है, ठीक है। क्या बताएंगे? भारत एक नास्तिक राज्य नहीं है, लेकिन भारतीय राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, ठीक है। जब मैं राज्य बोलूं तो राज्य का मतलब बिहार, दक्षिण बिहार, ये झारखंड, ये सब नहीं। राज्य का मतलब पॉलिटी के टर्म में देश से होता है, ठीक है। राज्य का मतलब देश हो गया, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, तो क्या बताएंगे? मतलब संविधान की प्रस्तावना से पता चलता है कि भारत प्रस्तावना एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हालांकि धर्मनिरपेक्ष इसमें राज्य अगर मान लीजिए फंडामेंटल राइट अगर है ऑप्शन में, तो उसमें भी धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में जानकारी दिया गया, लेकिन यहाँ पे एक ही ऑप्शन जब चुनना है तो प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द राइट। लेकिन अगर एक और बी दे दे तो दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक भारत को सेकुलर स्टेट बनाता है कि नहीं बताता फंडामेंटल राइट में? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ना जी भाई, 25 से लेकर 28 तक। 25 28 हाँ, जी जी तो ऐसा 25 नहीं से है कि 28 सिर्फ संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष तो बाद में शामिल किया गया ना 1976 में, तो उससे पहले भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं था, ऐसा नहीं है। क्योंकि भारत के संविधान के फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार में ऑलरेडी मतलब धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में जानकारी दी गई है। और इसके लिए जो अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद है तो क्या बताएंगे? तो 25 से लेके 25 से 28 25 से 28 28 तक। वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उद्देश्य संकल्प को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था और संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, जो अंततः उद्देशिका बना था। क्या ये बात सही है? बिल्कुल ठीक है। उद्देशिका का विचार संयुक्त रेजुलेशन अमेरिका के पास किया संविधान से लिया गया है। द आइडिया ऑफ प्रिम्बल वॉज बोरो फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। सही ये है। सही है। फिर द आइडिया ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द प्रिम्बल वाज बोरो फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से। तो लैंग्वेज की बात करेंगे तो लैंग्वेज तो नहीं लिया लैंग्वेज गया। फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया लैंग्वेज फ्रॉम हाँ, ऑस्ट्रेलिया अगर पूछा जाएगा प्रस्तावना का विचार, ठीक है, उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया, तो क्या बताओगे? किस देश से लिया गया? यूएसए से यूएसए लिया गया। अब उद्देशिका की भाषा की बात करेंगे तो भाषा कहाँ से लिया गया, क्या बताएंगे? ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है। तो ये भी सही है और ऊपर वाला भी सही है, ठीक है। ध्यान रखना, दोनों को दोनों सही है। उद्देशिका का प्रस्तुत कब किया गया तो क्या बताएंगे? तो 13 दिसंबर 1946 को। कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर दिसंबर 19। 1946 को 22 हाँ जनवरी बिल्कुल ठीक है। किसके द्वारा 1947 प्रस्तुत को किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नेहरू जी के द्वारा। अब बात करेंगे हमारे उद्देशिका में कितने बार इसमें अमेंडमेंट किया गया, संशोधन कितने बार किया गया, तो क्या बताओगे? वन टाइम केवल एक बार किया। Only one कब किया गया? 1976 तो 1976 में एक बार किया गया, ठीक है। और इसमें कितने शब्द उस समय हमने जोड़ दिए? 3 शब्द। 3 कौन शब्द कौन से शब्द समाजवाद जोड़े? धर्मनिरपेक्ष अखंडता समाजवाद बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखना है। अखंडता समाजवादी, अखंडता ठीक है, निरपेक्ष और पंथ अखंडता निरपेक्ष, और ठीक है, और तो अखंडता अखंडता, ठीक है। कब कहा गया था? तो ये प्रस्तावना की बात करेंगे, उद्देशिका की बात करेंगे, संविधान का भाग है। किस केस में कहा गया था? ये इसमें मान लिया गया था। केशवानंद भारती, ठीक है, ध्यान में रखना, केशवानंद भारती ठीक है। अब आप LIC ऑफ ये तो इंडिया में गलत है ना? लिया गया। हाँ ठीक है, ये तो गलत है। उद्देशिका भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों को सम्मिलित करती है तो नहीं, ठीक है, ध्यान रखना। मतलब कह सकते हैं उद्देशिका जो है न तो कार्यपालिका को पावर देती है न उसकी पावर को समाप्त करती है, ठीक है। तो यहाँ पे मूल अधिकारों को समाहित है तो नहीं है। द प्रियम्बल ऑफ इनकॉर्पोरेट द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन, ये नहीं। तो फंडामेंटल राइट तो अलग से संविधान में दिया हुआ, तो इसमें क्यों दिया रहेगा, ठीक है। तो चौथा गलत है, बाकी 1 2 3 सही है, ठीक है। हाँ, ये वाला प्रश्न कभी पूछा जा सकता है, आप लोग को ज्यादा कंफ्यूज करना पड़ेगा। 42वें संविधान 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। ये प्रभावी कब से हुए थे? ये 3 जनवरी 1977। ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है, ठीक है। 3 जन, ठीक है, और 1977 याद रहेगा ये। 3 जनवरी 1977 से ये शब्द जो थे मतलब प्रभावी हो गए, ठीक है, मतलब इफेक्ट, समझ रहे हैं ना, लागू हो गया, डेट मीन्स कह सकते हैं। हाँ, the term liberty, equality and fraternity used in the preamble of the Constitution of India are inspired from which regulation? कल पढ़ाया था ना। मतलब भारत के संविधान में पर स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा कहाँ से लिया गया? फ्रांस की बिल्कुल, क्रांति कहाँ से? फ्रेंच के रेवोल्यूशन, ठीक है। न्याय वाला बात करेंगे, न्याय वाला सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय कहाँ से लिया गया है? बिल्कुल ठीक है। तो ये जो आपको जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया है। लेकिन जस्टिस की बात करेंगे तो कहाँ से लिया गया है? रशियन रेवोल्यूशन से। रशियन रेवोल्यूशन कब हुई थी? बताओ अंशु। 1917 और फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 1789 से बिल्कुल 1799 तक। हाँ ठीक है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। उद्देशिका में प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता का उल्लेख है। अभिव्यक्ति, राष्ट्र की एकता और अखंडता उद्देशिका में आरंभ से नहीं था। तो बताना कौन सा सही, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो कौन सा सही उत्तर है? दोनों, ठीक है, दोनों के दोनों सही है।
क्योंकि उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात करेंगे। ठीक है, आरंभ से नहीं था, इसको तो जोड़ा गया था ना, अखंडता शब्द को शामिल किए थे ना हम लोगों ने, नहीं 1976 में। ये शुरू से नहीं था। और उद्देशिका में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तो पहले से था। ठीक है। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे, तो नहीं थे ना ये? थे क्या ये? नहीं, नहीं थे। 1976 में 3 शामिल किया जनवरी गया। 1977 से उक्त लागू शब्द हुआ। 1977 के संशोधन के द्वारा जोड़े गए, तो नहीं सर, 1977 में तो संशोधन नहीं हुआ था, 1976 में हुआ था। 6 में जी होता है। सर। उक्त शब्द की बात करेंगे 1985 में संशोधन के द्वारा जोड़े गए, तो ये भी तो गलत है ना। जी सर, गलत है। ध्यान में रखना है, उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। ठीक है, तो ये तो है, तो इसमें बी सही लिया है, बी में कत्व है। 77 जो दे अच्छा, ये दिया है। लागू देना चाहिए, थोड़ा प्रश्न को थोड़ा कंफ्यूज 3 कर दिया। जनवरी 1977 से 1977 क्या से। हुआ था? लागू हुआ था। ठीक है, जोड़े 3 गए अगर जनवरी पूछेगा तो 1977। 1976 होगा। अगर ये तभी शामिल होगा ना जब यहाँ पे इसको हटा के यहाँ पे क्या लगा देंगे? लागू किए गए। ठीक है, समझ रहा है ना? तो यहाँ पे थोड़ा ठीक है। मिस्टेक है, तो इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। भारत के संविधान की उद्देशिका में संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कौन कौन से शब्द जोड़े गए बताइए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष सोशलिस्ट, और सेकुलर एंड सेक्युलर इंटीग्रिटी। अखंडता। ठीक है, तो ऊपर का ही दो सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर की बात करेंगे तो 1 और 2 सही है, क्योंकि अखंडता तो था नहीं इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही जो था आपका सही था। भारतीय संविधान में 82वें संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया? तो वही है, फिर से रिपीट क्वेश्चन। सोशलिस्ट एंड ठीक है, सेकुलर। सोशलिस्ट एंड सेकुलर। बात करेंगे निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो 1975 तक कौन था नहीं था जो कि 1976 में जोड़ा गया था? इंटीग्रिटी तो नहीं था। इंटेग्रिटी तो नहीं था ना, इंटीग्रिटी इंटेग्रिटी को कब जोड़ा गया? 1976 में। ठीक है, 1976 में। तो पहले जो यूपीपीसीएस का जो पेपर जो होता था ना, ठीक है, जब हम लोग बहुत पहले देते थे तो उस समय मेंस नहीं होता था उसमें। ठीक है, मेंस में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा जाता था। ठीक है, सुन के बहुत अच्छा लग रहा है ना? डिफिकल्ट। सब मेंस में भी ऑब्जेक्टिव ही था, तो ये मेंस का ही क्वेश्चन है 2006 के। ठीक है, देखिए मेंस का जीएस पेपर 2 का क्वेश्चन है, तो मेंस में लिखना नहीं पड़ता था, मेंस भी ऑब्जेक्टिव ही होता था। ठीक है, तो अभी उधर कितना मजा आता आप लोग को, नहीं? आराम से ऑब्जेक्टिव पढ़ते जाके एग्जाम मेंस देते। तो ये कब तक होता था? 2014 तक आई थिंक होता था। ठीक है, आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो उस समय बस यही था। लेकिन उस समय क्या था, होने से भी क्या भाई, इतना कुछ तो था नहीं, मोबाइल तक तो किसी के पास होता नहीं था। ठीक है, मुश्किल से किताब मिलती थी, किरण पब्लिकेशन की किताब खूब चलती थी, किरण और स्पार्क चलता था, अब तो वो सब पब्लिकेशन डूब ही गया। ठीक है, तो वही सब थी, घटना चक्र भी नहीं था, घटना चक्र बाद में आया। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहर प्रस्तुत किया, तो बता ही दोगे आप? पंडित जवाहरलाल जवाहरलाल। नेहरू। तो नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक स्थिति क्या थी? ठीक है, तो हम लोग क्या बन गए थे? सॉवरेन प्रभुत्व संपन्न स्टेट्स ऑफ द लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक। ये बन गए थे। ठीक है, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, ध्यान में रखना। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, तो क्या कहना है? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता तो नहीं था ना, ये सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी सब तो नहीं था, ये तीनों तो नहीं था ना, 1 2 3। तो ये नहीं था, ध्यान में रखेंगे। बात करेंगे द वर्ड्स इम्प्लॉयड इन द बेसिक प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर, मूल संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्द। ठीक है क्या क्या है? धर्मनिरपेक्ष तो नहीं था, छाटिए इसको। समाजवादी भी सोशलिस्ट, नहीं था, सेकुलर ये भी भी नहीं नहीं था। था, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, बी नहीं। सार्वभौमिक लोकतांत्रिक गणराज्य, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था। बाकी इसमें धर्मनिरपेक्ष बाद में शामिल हुआ, समाजवादी बाद में शामिल हुआ, इसको भी बाद में शामिल किया गया। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता था? भारत के जो संविधान बनाने वाले लोग जो थे, वो कैसा संविधान बनाना चाहते थे, ये चीजें कहाँ पे आपको दिखेगी? सर तो प्रियम्बल में। प्रियम्बल में प्रियम्बल में दिखेगी। ठीक है। दिखता है। चलिए, जैसे किसी भी आदमी के जब घर, किसी भी आदमी का घर का खाना पीना कैसा है या फिर उसका घर का रहन सहन कैसा है ना, उसके घर में जैसे ही से गेट पे ही प्रवेश कीजिएगा ना तो पता चल जाएगा से इसका अंदर का व्यवस्था कैसा है। वैसे ही हमारा संविधान है, संविधान को पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, पहला ही पेज पलटिए और उसी में प्रस्तावना में ही पता चल जाएगा से प्रस्ताव संविधान किस प्रकार की होगी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? उद्देशिका बोलना हो तो उद्देशिका का मतलब ही प्रस्तावना होता है। ठीक है,
उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है, तो बिल्कुल नहीं है। मतलब कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल है क्या? ले जा सकते हो नहीं उद्देशिका है को? नहीं सर। ले जा सकते हो, तो ये तो ठीक है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, ठीक है। सही है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त होता है। हम भारत के लोग हैं तो बिल्कुल सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे, ठीक है। अब भारत के संविधान की बात करेंगे, शक्ति का स्रोत क्या है? पीपुल है ना, भारत के भारत लोग ही के तो है। लोग। संविधान सभा भारत संविधान में बैठे हुए थे, संविधान बना रहे थे, किसके लिए बना रहे थे? तो ध्यान में रखिएगा, भारत के लोगों के लिए। संविधान को हम लोगों ने बनाया है, संविधान को हम लोगों ने सौंपा भी है, संविधान को हम लोगों ने खुद पे लागू भी किया है, तो समझ रहे हैं? हाँ। हाँ मतलब जैसे सर। मान लीजिए खाना हम लोगों ने खुद बनाया, खाना को सबको खिलाया और खुद भी खाया, ठीक है। मतलब खुद मतलब संविधान को हम लोगों ने बनाया है, संविधान को हम लोगों ने लागू किया है और खुद पे भी मतलब उसको आजमा कर देखा है। तो मतलब सारा कुछ जो है, पूरे पूरे शक्ति की बात करेंगे तो भारत के लोग ही है, ठीक है। हाँ, तो भारत के संविधान की उद्देशिका है, संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखता है, बिल्कुल ठीक है। संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखता है, ठीक है। विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग, संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि कोई अन्य भाग, ठीक है। और ये संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होगा, उसका विधिक प्रभाव नहीं है, ठीक है। तो ये भी सही है, ऊपर वाला भी सही लग रहा है, ठीक है। ये भी सही है, संविधान का भाग है किंतु उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं, ये भी ठीक लग रहा है, ठीक है। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होगा, उसका कुछ विधिक प्रभाव नहीं है, तो दोनों ऑप्शन सही है। हालांकि आईएएस का क्वेश्चन है, इन्होंने डी ऑप्शन को माना है, ठीक है। तो ये ज्यादा करेक्ट लग रहा है, हालांकि ऊपर रिसेंटली वाला भी क्वेश्चन आप देखोगे तो कुछ गलत नहीं है, ठीक है। समझ रहे रिसेंटली हैं ना? क्वेश्चन है सर। किसी ने पूछा था मुझसे ये सर, किसने मैं मैसेज ही किया पूछा था था सर सर। मुझे? मैं अच्छा पूछा था हाँ, सर। अच्छा आप ही पूछे थे। हम्म। पंडित नेहरू के उद्देश्य से प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया संविधान के निर्माण पर असर था, ठीक है। भारत के संविधान निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे कौन सा सही है? तो पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूर्ति करती है, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, ठीक है। मतलब ऑर्डेन्ड, बिल्कुल ठीक है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करती है, तो गलत है ना। हेड ऑफ स्टेट तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाते हैं। चुने जाते हैं क्या? हेड ऑफ स्टेट कौन है? प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति? किसको सर बोलेंगे? राष्ट्रपति। पति। राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को वोट करते हो आप लोग? नहीं प्रेसिडेंट। करते ना। किसको वोट नहीं करते सर। हो? तो अपना पार्लियामेंट्री को चुनते हो, ठीक है। लोकसभा के सदस्यों को चुनते हैं, विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं। और लोकसभा विधानसभा के सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं ना। जी सर। तो हम लोग उनको अप्रत्यक्ष तौर पे चुनते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री को भी हम लोग नहीं चुनते, हम लोग लोकसभा के सदस्यों को चुनते हैं। और लोकसभा के सदस्य जो होते हैं वो बहुमत दल के नेता जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। तो मतलब लोकसभा में जब तक बहुमत रहेगी तब तक प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे, लेकिन लोकसभा के सदस्यों को जनता ही तो चुनती है। संवैधानिक व्याख्या में उद्देश्य का उपयोगी है, द प्रियम्बल ऑफ यूजफुल इन कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रेशन, ठीक है। बिकॉज क्या है, ये मूल्य भारित शब्दों का प्रयोग करती है, मतलब यूज वैल्यू लोडेड वर्ड्स। ये संविधान निर्माताओं के वास्तविक लक्ष्य दर्शन को सम्मिलित करती है, शक्ति और परिश्रमों का स्रोत। ये इट इज द सोर्सेज ऑफ पावर एंड लिमिटेशन तो नहीं है, ठीक है। बाकी एक आध दो मैंने बोला था ना, प्रस्तावना तो न तो किसी को पावर देती है और न ही किसी के पावर को लिमिट करती है, ठीक है। न तो किसी को शक्ति देती है, न तो किसी की शक्ति को छीनती है, ठीक है। बाकी ऊपर का दोनों मुझे सही लग रहा है, ऑप्शन देख लेते क्या है, ठीक है। तो गलत पूछ रहा था इसमें, क्या क्या करना था इसमें? उद्देश्य का संवैधानिक व्याख्या में उद्देश्य का उपयोग है, अच्छा संवैधानिक व्याख्या में, ठीक है। तो ये ठीक है, ये संविधान निर्माताओं के वास्तविक लक्ष्य दर्शन को सम्मिलित करती है। यूजेज वैल्यू एडेड वर्ड्स, ये भी ठीक ही है, लेकिन मेनली एक ही ऑप्शन को चुनना है तो ये सही है, ठीक है। हालांकि ये किसी के भी शक्ति को न तो देती है, पावर ऑफ सोर्सेस भी नहीं है और पावर ऑफ लिमिटेशन भी नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखना। बाकी ये संविधान के आधारभूत विशेषताओं को संपूर्ण सूची प्रदान करती है, तो ऐसा नहीं है, सब कुछ तो प्रस्तावना में नहीं है ना। बताना सर्वोच्च न्यायालय ने कौन से निर्णय में तय किया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? तो क्या बताओगे? जस्ट अभी हमने थोड़े भारती। पहले पूछ लिया, केशवानंद केशवानंद भारती भारती केशवानंद बनाम स्टेट ऑफ भारती। केरला। केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल कब का केस है? क्या बताओगे आप? 1973 1973 तो 1973 का केस है, ठीक है, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। 1973।
निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की उड़ीसा संविधान का भाग है? अगेन द सेम क्वेश्चन, तो बता ही दोगे आप। ठीक है, तो मुंबई बनाम यूनियन जैक ऑफ इंडिया। ठीक है, कब का केस था ये? इसमें भी कहा था आर एस मुंबई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कब का केस था? का था शायद से। कब का था? शिवानी बताओ, कब का केस था? 1980। हम्म 1994। ठीक है, कब का केस था ये? आर एस मुंबई वाला 1994 का केस था। ठीक है, किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उड़ीसा संविधान का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो बेरुबारी में। अब बेरुबारी वाला कब का केस था? 1960 का है सर। 1960 का केस है। ठीक है, गोलकनाथ वाला 1967। गोलक केशवानंद वाला 1973 है। 1973। सज्जन सिंह वाला तो मुझे भी नहीं याद है, शायद ये 80 के आसपास का केस है सज्जन 1960 सिंह वाला। नहीं सर, 1965 का है ये सज्जन सिंह। अच्छा, 1965 का मुझे याद नहीं था। ठीक है, चलिए ये ध्यान में, आर एस बोमई वाला 1994 का इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, आर एस बोमई जो थे ना, मुख्यमंत्री थे। कहाँ के मुख्यमंत्री थे? कर्नाटका के मुख्यमंत्री थे आर एस बोमई। ठीक है, अब आते हैं आगे, देखेंगे। हाँ, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो भाई ये लागू नहीं किया जा सकता, इट इज नॉट इन्फोर्सेबल। ठीक है, इसको लागू आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक रूप में आर्थिक न्याय किसमें उपबंध किया गया? तो आर्थिक न्याय आपको कहाँ पे दिखेगा? तो आपको आर्थिक न्याय तो आपको ध्यान में रखना है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी तो है ना? उद्देश्य का राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको बोला डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें आर्थिक न्याय कहाँ पे दिखता है? सर उसमें महिला और पुरुष को समान वेतन देने हाँ, के देखे, निबंधन। आर्थिक दोनों को समान समान बराबर बराबर पैसा देने की बात करते हैं। आर्टिकल्स है 39 के डी, मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन देने की बात करते हैं। तो महिला को भी समान वेतन, पुरुष को भी समान वेतन। हमारी बीसीसीआई टीम जो है ना, हमारी बीसीसीआई जो है आर्थिक न्याय पे काम कर रही है। अभी घोषणा की है कि पुरुष के टीम जो वर्ल्ड कप जीत के लाए उसको जितना पैसा मिलेगा, महिला की टीम अगर वर्ल्ड कप जीत के लाती है उसको भी उतना ही पैसा मिलेगा। 137% का हाइक दिया गया है। ठीक है, तो ये भी एक आर्थिक न्याय का एग्जाम्पल है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो, ठीक है, ध्यान में इकोनॉमिकल जस्टिस की बात की, इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई, हर जगह दिखता है। आज के पेपर आप खोल के देखिए, बीसीसीआई ने घोषणा की से पुरुष क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीत कर आई तो उसको इतना पैसा दिया, महिला को भी उतना ही दिया गया। 137 या फिर 138% का हाइक था वो। तो इकोनॉमिक जस्टिस की बात है ना, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इकोनॉमिक जस्टिस की बात करेंगे तो आपको प्रियम्बल में, उडेस्का में भी दिखता है और डीपीएस पे भी आपको देखने को मिलता है, जहां पे मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करते हैं। आर्टिकल है 39D। ठीक है, मतलब दैट मीन्स पुरुष और महिला में किसी प्रकार की कोई भी भेदभाव नहीं। ठीक है, और मान लीजिए सेम पोस्ट पे काम करने वाला अगर कोई व्यक्ति विकलांग भी है और कोई व्यक्ति फिट भी है, फिर भी देखते हैं सैलरी किसी का डिफरेंसेस होता है क्या? टीचर अगर देखेगा कोई विकलांग भी है, जो ढंग से नहीं भी चल पाता, वो भी पढ़ा रहा है, फिट व्यक्ति भी पढ़ा रहा, दोनों का सैलरी क्या है? समान है। तो कहाँ, ये क्या चीज है? ये भी तो सोशल जस्टिस है ना? सोशल जस्टिस में ही इकोनॉमिक जस्टिस भी आपको देखने को मिलता था। कई जगह पे सोशल जस्टिस, कई जगह पे इकोनॉमिक जस्टिस, हर जगह आपको कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कहीं ना कहीं पे दिख जाएगा। ठीक है, मेनली डीपीएसपी में, क्योंकि डीपीएसपी का मतलब ये है भाई साहब एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाना है कि नहीं? उसका उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य बनाना। जब लोक कल्याणकारी का मतलब क्या? अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो सके। ठीक है, उस प्रकार की योजना लेकर आनी है गवर्नमेंट को। और कौन सी गवर्नमेंट के? तो राज्य का कर्तव्य होगा। और यहाँ पे राज्य का मतलब देश भी मान सकते हो। राज्य का मतलब केवल देश से नहीं होता है। अभी आप क्या पढ़ाई कर रहे हो ना, कल आप एसडीएम बन जाओगे तो यू आर द पार्ट ऑफ स्टेट। अब तुरंत एक आम आदमी से आप स्टेट बन गए, समझ रहे हैं ना? तो अभी क्या, अभी आप आम आदमी है, लेकिन जिस दिन आप एसडीएम बन जाएंगे, बीडीओ बन जाएंगे, कलेक्टर बन जाएंगे, कुछ भी बन जाएंगे, तो आप एक राज्य बन गए। पुलिस की बात करेंगे, ठीक है, जो होता है वो क्या है? राज्य है। पुलिस राज्य का हिस्सा है। और जो भी हिस्सा राज्य का होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल्स की बात करें, आर्टिकल 12, आर्टिकल 36 डिफाइन करती है। ठीक है, जैसे ही आप कोई अधिकारी बनेंगे तो आप आर्टिकल 12, आर्टिकल 36 के अंदर में आ जाएंगे। फिर अब अगर आप भेदभाव अगर करेंगे तो ये नहीं बोलेंगे जैसे भेदभाव करने वाला व्यक्ति का नाम ट्विंकल था, काव्या था, फिर शिवानी था। मतलब केस किसके खिलाफ बने? राज्य ने भेदभाव किया। समझ रहा है ना? बिकॉज यू आर द पार्ट ऑफ स्टेट। इसको आपको ध्यान में रखना, समझना। पॉलिटी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत बेसिक चीज से आप समझोगे तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, सर चल इसका आंसर नॉर्मली बताइए हम क्या एक होगा। लाइन में
राज्य को बोल सकते हैं ना कि प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक सारे राज्य के अंतर्गत आते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, जो भी, हाँ कह सकते हो ऐसे। हालांकि राज्य को भी बहुत तरीके से डिफाइन किया गया है, अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, हाँ लेकिन हाँ बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ऐसे। चलिए, भारतीय संविधान की, लेकिन हम लोग को ना पॉलिटी में ना पॉलिटिकल टर्म का ही यूज करना पड़ता है, ठीक है। सामान्य भाषा का पॉलिटी में हम लोग नहीं यूज करते, क्योंकि हमारे संविधान लिखने वालों ने हिंदी का यूज नहीं किया, अंग्रेजी का ही नहीं, उन्होंने कौन सी भाषा का यूज किया, लैटिन लैंग्वेज का यूज किया, ठीक है। तो कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो थोड़ा सा पॉलिटी का ना लैंग्वेज का स्टैंडर्ड देखा जाता है। बाकी अलग, अब मेंस लिखते तो वहां पे आपको समान भाषा लिखनी है, ठीक है। लेकिन जब आप पॉलिटी लिखते हैं तो बहुत सारे आपको अच्छे लैंग्वेज को लिखना है, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान के किस भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इकोनॉमिक जस्टिस हैज बीन डिक्लेयर एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहाँ कहाँ पे, एक तो प्रस्तावना में आपको दिखेगा, सर बी एक आपको है कहाँ पे इसका। दिखेगा, डीपीएसपी में भी दिखेगा, दोनों जगह दिखता है ना। जी सर। डीपीएसपी में भी है और प्रेम्बल में भी है, दोनों जगह पे आपको दिख जाता है। वेरी गुड। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या कीजिए। इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्दर एक्सप्लेन करना है। जिनको इंग्लिश दिक्कत हो तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। तो बताना है मूल अधिकारों के अध्याय में है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है, या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, ठीक है। द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो सब जगह पे आपको दिख जाएगा। क्वेश्चन क्या था, एक बार क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है वो आगे व्याख्या की गई है। तो कहाँ कहाँ पे, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है, फंडामेंटल राइट में भी है, डीपीएसपी में। ये संविधान के इस तीनों हिस्सा को ना दर्शन कहते हैं। हालांकि फंडामेंटल ड्यूटी जो है ना लोगों के अधिकार को कम करता है, ठीक है। क्या करता है, लोगों के अधिकार को क्या करता है, कम करता है। आपके ऊपर क्या करता है, आपकी शक्ति को कम करता है, आपको कंट्रोल करने की काम करता है, आपको चेक एंड बैलेंस रखता है। मतलब कहता है आपका कोई ड्यूटी भी है, ठीक है, आप उस ड्यूटी से भाग नहीं सकते हो, ठीक है। हालांकि किसी भी प्रकार से फोर्सली नहीं है, लेकिन हाँ वही अगर ड्यूटीज के चीजों को लेकर उसका लॉ अगर बना दे तो फिर वो फोर्सली हो जाता है, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। किसको बोलते हैं संविधान की आत्मा, प्रस्ताव प्रियम्बल को कहते हैं, ठीक है। उद्देशिका। किसने बोला था, अब देखिए यहाँ पे कुछ प्रश्न है। कृष्णा स्वामी अय्यर के शब्दों में, ठीक है, ध्यान रखिए, संविधान की प्रस्तावना हमारा दीर्घकालीन सपनों का विचार है। के दीर्घकालीन सपनों का विचार अय्यर साहब ने कहा था। के मुंशी ने क्या कहा था, हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है, ठीक है। हाँ हॉरोस्कोप, ठीक है। प्रस्तावना, हम क्या करेंगे, हमारा ध्येय क्या है, हम किस दिशा में जा रहे हैं, उल्लेख है, ठीक है। तो ये सारे चीजों आपको ध्यान में रखना। बताना निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक जनतंत्र की जन्म कुंडली कहा। जस्ट अभी ऊपर में पढ़े, जन्म कुंडली किसने कहा, के मुंशी, ठीक डॉक्टर है। के महात्मा मुंशी। गांधी बेचारे क्या ही कहते हैं, ठीक है। संविधान सभा, संविधान बनने से पहले ही निकल चुके थे ये, नहीं ये तो कुछ बोलेंगे नहीं। तो के बोर्ड के मुंशी सामने जी बता ने दिए। क्या कर गए थे, हाँ। तो अब कल कल हम लोग क्या करेंगे ना, दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो अभी मैंने सारा क्वेश्चन करवा दिया, पीडीएफ डाली हुई है ग्रुप में, एक बार आप लोग क्या करना, सबको रिवाइज कर लेना। रिवीजन के लिए वीडियो को फिर से